हेलो एवरीवन। जब एक स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोचता है, उसको सबसे पहले क्या समझना है? इस एग्ज़ाम का सिलेबस। उस सिलेबस के साथ साथ उसे अंडरस्टैंड करना है उस सिलेबस का ओवरलैप। उस ओवरलैप के साथ साथ उसे क्या करना है? इंटीग्रेशन। अब ऐसी बहुत सी टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रूटीन में न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में आते हैं, बहुत सारी बुक्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एनसीईआरटी की बात करें तो वो एनसीईआरटी बुक्स में भी होते हैं टर्म्स, और उन्हीं टर्म्स को यूज़ करके हम अच्छा आंसर लिख सकते हैं, हम अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन में। बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनकी जो वोकैबुलरी है, जो उनका जार्गन है, वो इन टर्म्स के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ की होती हैं जिनको इंटरप्रेट किए बिना हम प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ जिसमें मैं इस तरह की टर्म्स जो रेगुलरली न्यूज़पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में, न्यूज़ पीसीज में आएंगी, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली if they come through the mouth of our honorable prime minister, president, or vice president, or external affair minister, home minister, defense minister, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, गवर्नर आरबीआई, इस तरह के जो प्रोमिनेंट नेम्स फेसेस हैं, अगर वो कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, मैं उनके बारे में स्टूडेंट्स के साथ यूट्यूब पर डिस्कशन करूं। मैं चाहूँगा कि जो बिगिनर्स हैं वो इन वीडियोस को देखें, इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करें, और अगर वो चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे डिफरेंट टर्म्स लिख सकते हैं जिनके ऊपर वो चाहें कि मैं उनके लिए कुछ डिस्कशन करूं या उनके लिए मैं कुछ क्लैरिटी दूं। आज द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में मैं सुबह जब पढ़ रहा था तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने वहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसके बारे में न्यूज़पेपर में रेफरेंस था। वो स्टेटमेंट था कि प्लूरलिज्म सप्रेस्ड बाय कलोनियलिज्म, नीड टू गिव वॉइस टू ट्रेडिशंस। अब सबसे पहले एक बिगिनर के लिए एक टर्म है प्लूरलिज्म। एज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड मैंने सिंगुलर प्लूरल तो पढ़ा ही था, एक वचन बहुवचन, तो बिल्कुल ही बेसिक टर्म हो गई प्लूरलिज्म। बट अब इसको अगर मैं सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में अंडरस्टैंड करना चाहूँ तो कैसे समझता हूँ मैं? इंडिया एक बहुत ही प्लूरल सोसाइटी है। प्लूरल सोसाइटी का मतलब यहाँ पर डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्रीड्स हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ पीपल हैं। एक बहुत ही प्लूरलिस्टिक सी ये सोसाइटी है। ट्रेडिशंस बहुत सारे हैं, कल्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, ड्रेसिंग कल्चर बहुत डिफरेंट हैं, और बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं यहाँ पर। ट्रेडिशनली यहाँ पर एक बहुत ही प्लूरलिस्टिक सोसाइटी शुरू से रही है। अब प्लूरलिस्टिक सोसाइटी या प्लूरलिज्म, इसका मतलब है कि यहाँ पर सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली बहुत सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। अब जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है वो इस आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म की बहुत रिस्पेक्ट करती है, और इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है जिसे हम बोलते हैं ओपन सोसाइटी। लिबरलिज्म है, ओपन सोसाइटी है, प्लूरलिज्म है, ये बहुत क्लोजली इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट चले जाएं, इसकी ऑपोजिशन की अगर हम टर्म्स की बात करें तो वहाँ पर क्लोज सोसाइटी जैसा एक वर्ड आ जाएगा कि ये सोसाइटी बड़ी क्लोज है, यहाँ पर ओपननेस नहीं है, या यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर लैंग्वेज डोमिनेट करती है, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि प्लूरलिज्म की पॉसिबिलिटीज़ कम हो गई या नहीं है। राइट। एक टर्म है प्लूरलिज्म। अब इसको आप एसए में यूज़ करो, अपना पेपर 1 सोसाइटी में यूज़ कर सकते हो, पेपर 2 पॉलिटी गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हो, पेपर 3 में इसको इकोनॉमिक्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और पेपर 2 सोशल जस्टिस में भी, और साथ ही साथ पेपर 4 एथिक्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरी टर्म कॉलोनियलिज्म है, बहुत ही सिंपल टर्म है। कॉलोनियल रूल था, जैसे कि इंडिया के ऊपर जब ब्रिटेन रूल करता था तो वो कॉलोनियलिज्म था। अब कॉलोनियलिज्म के साथ एक टर्म इंपीरियलिज्म भी आती है, एक टर्म नियो कॉलोनियलिज्म भी आती है। तो कोई एक टाइम था जब हम डायरेक्ट कोई एक देश आके किसी दूसरे देश को अपना कॉलोनियल पोजेशन बना लेता था, उसे पॉलिटिकली एक्वायर कर लेता था, तो वो कॉलोनियलिज्म था। अब जब डायरेक्टली ना आकर आप अपनी इकोनॉमिक माइट के बेसिस पर दूसरे देशों में ज़्यादा इंटरफेरेंस कर देते हो, तो वो नियो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट बन जाता है, जहाँ पर आप डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होते हो बट आप फिर भी उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस कर देते हो। अब यहाँ पर कुछ और टर्म सामने आ जाती हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि अपने खुद के डिसीजंस, कोई भी देश इंटरनल डिसीजंस या एक्सटर्नल डिसीजंस वो इंडिपेंडेंटली ले, लेकिन
फिर बात आती है कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब इस इंटरकनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या सॉवरेनिटी जेन्युइनली प्रैक्टिस की जा सकती है, या सॉवरेनिटी जो एटलीस्ट इंटरनेशनल अफेयर्स में है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है? इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। फाइन। अब यहाँ पर अब इस अगर पर्टिकुलर न्यूज़ पीस को समझा जाए तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने प्लूरलिज्म को सप्रेस किया। कैसे? इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल, इंग्लैंड इंडिया पे रूल कर रहा था, या यूरोप जो था वो एफ्रो एशियन नेशंस पे रूल करता है। जब एफ्रो एशियन नेशंस पे यूरोपियंस जो वाइट रेस है वो आके रूल करती है तो वो अपनी सुपीरियरिटी प्रूव करती है। वो बोलती है हमारी लैंग्वेज इंग्लिश सुपीरियर है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग सुपीरियर है, हमारी नॉलेज सुपीरियर है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सुपीरियर है, सब कुछ हमारा जो है वो सुपीरियर है। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो वर्ल्ड वार 2 के बाद इंडिपेंडेंट हुई। इंडिया भी इसमें आ गया, बहुत सारे अफ्रीका के नेशंस इसमें आ गए। तो वो बोलते हैं जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ के ट्रेडिशंस हैं वो बहुत ही आउटडेटेड थे, तो उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है और उनको फॉलो करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को, इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया, डिमीन किया। अब उसके चलते हुए दुनिया में इनकी जो आइडेंटिटी थी वो वीक हो गई, या ये ऑब्सोलीट मान लिए गए। ऐसे टाइम पर जयशंकर सर बोलते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने जिन चीज़ों को सप्रेस किया था वो बेसिकली, क्योंकि कॉलोनियलिज्म खुद ही लिबरलिज्म का एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस मीन्स उसके अगेंस्ट है। लिबरलिज्म तो लिबर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन कॉलोनियलिज्म तो सबऑर्डिनेशन की बात करती है, सब्जुगेशन की बात करती है। तो कॉलोनियलिज्म ने खुद ही बहुत से लिबरलिज्म के आइडियाज़ को कहीं ना कहीं हर्ट किया, या डिमीन किया, या वीक कर दिया। और अब इस नई दुनिया में जहाँ पर इक्वालिटी इज़ द न्यू बज़वर्ड, जहाँ पर हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि एक कम्युनिटी में डिफरेंट पीपल जो हैं उनकी इक्वालिटी के साथ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स सबकी ग्रोथ, सबका साथ, सबका विकास। कम्युनिटी में हो, सोसाइटी में हो, कंट्री में हो, रीजन में हो और ग्लोबली हो। अब अगर आपको ऐसी इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है तो आपको उन वॉइसेस को जो ट्रेडिशनली सब्जुगेट की गई हैं, उन कल्चर्स को, उन हेरिटेजेस को, उन आइडियाज़ को एक बार फिर से मौका देना होगा। और जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, अब अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, एआई आ रहा है एंड रोबोटिक्स आ रहा है। अब अगर एआई में हम उसको अपने डाइवर्स कल्चर के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं, तो जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, अगर उनके साथ उसको नहीं मिलाया जाता तो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ का जो आइडिया है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम आर्टिकल्स को पढ़ें, उनके बेसिक वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें, उनकी रेलिवेंस को समझें, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी बेटर, मोर मीनिंगफुल, ईजियर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाती है। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़, डू कमेंट ऑन इट। अगर आप बताएंगे तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ इस तरह के वर्ड्स की डिस्कशन करेंगे, एंड वी विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। थैंक यू एवरीवन।